हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो? ओके, आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल केमिवर्स। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में जून 2011 की थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चंस की थी। सो नाउ वी विल मूव विथ दिसंबर 2011 CSN नाइट क्वेश्चंस। सो आई एम अटैचिंग द क्वेश्चंस इन द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस video. Okay, so you can see here there are 5 questions. Okay, and I hope you are able to see all the questions. Okay, so starting from, we will start from 1. Okay, so okay, so first question is, for a system of constant composition the pressure P is given by, there are given 4 options. Okay, we have to choose 1 out of 4. ओके, सो ये क्या बोला है, एक सिस्टम दिया गया है जहाँ पर कि कंपोजिशन कांस्टेंट है, तो प्रेशर का वैल्यू जो आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, मतलब जो इक्वेशंस आएगा प्रेशर का वो इक्वेशन क्या आएगा। तो इसको हम करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली ये पी हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंट्रोपी हो गया, ठीक है, ऐसे ही ये सब टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। तो इन सब का वैल्यूज निकालने के लिए इन थर्मोडायनामिक इक्वेशंस निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशंस हम क्या यूज करते हैं, मैक्सवेल स्क्वायर यूज करते हैं। हम इसको बड़े बड़े डेरिवेशन से, थर्मोडायनामिक डेरिवेशन से हम डिराइव कर सकते हैं, बट हमारा समय ज़्यादा ना जाए, कंज्यूम ना हो, इजीली हम एग्जाम में अप्रोच कर पाए, जल्दी कर पाए, इसके लिए हम मैक्सवेल स्क्वायर के थ्रू चलते हैं। और तो हम जब रेगुलर क्लासेस हम पढ़ेंगे, या फिर आप भी पढ़ रहे होगे या फिर क्लासेस जा रहे होगे, कोचिंग जा रहे होगे, वहाँ पर भी आपको डेरिवेशन करा रहे होंगे। तो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैक्सवेल स्क्वायर से हम जा सकते हैं, ठीक है। तो P का वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं मैक्सवेल स्क्वायर, आप तो जानते ही होंगे क्या है, आपको एक स्क्वायर बनाना पड़ता है, ठीक है। और वो स्क्वायर में आप कैसा स्टार्ट करते हैं, जो भी कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर में हैं, वो कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर में आप क्या करते हैं, S P V T H G A U, ठीक है। तो और इस तरीके से आप एरो लगवा देते हैं, ओके। और इसको कहा जाता है हमारा क्या, मैक्सवेल स्क्वायर कहा जाता है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, एस सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड एक्सेप्ट अस। ओके, मैंने क्या बताया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड एक्सेप्ट अस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं मैक्सवेल स्क्वायर को, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ओके, सो इसको हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से हमें प्रेशर निकालना है। तो कैसे लिखेंगे प्रेशर का इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस, हम कैसे लिखेंगे कि प्रेशर के सामने कौन सा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, वॉल्यूम है। तो उसको आप क्या करना है, उसको डिफरेंशिएटेड फॉर्म में नीचे लिख देना है, डिनोमिनेटर में लिख देना है। और ये एरो का हेड होता है, तो एरो का हेड जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है उधर हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव साइन लगवा देते हैं, नेगेटिव साइन लगवा दिए। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो हम क्या करेंगे, कैसा, और न्यूमरेटर में कैसा होगा, कैसा जानेंगे हम, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, समझ में आए। तो न्यूमरेटर में तो डी वी नीचे आया, फिर हायरार्की रहेगा डी यू, फिर हायरार्की क्या रहेगा, नीचे में कांस्टेंट एंट्रोपी। समझ में आ गया? दैट मीन्स हमारा जो प्रेशर, जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, उसका हमें इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम्स के टर्म्स में आएगा एट कांस्टेंट एंट्रोपी। दैट मीन्स प्रेशर कैन बी गिवन बाय नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अगर तो आप
इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो जो आपको वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू आ जाएगा, प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स आपको क्या बताया गया है, अगर आप कोई भी कांस्टेंट एंट्रोपी कंडीशन पे आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, उसके साथ अगर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, मतलब आप क्या चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, और क्या आपको कौन सा वैल्यू मिल रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल रहा है, तो उन दोनों का जो रेशियो मिलेगा एट कांस्टेंट एंट्रोपी की कंडीशन पे, कांस्टेंट एंट्रोपी के कंडीशन पे, वो किसका वैल्यू दे देगा आपको प्रेशर का वैल्यू दे देगा। समझ में आया कि नहीं? दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर का यूनिट के टर्म्स में दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए du/dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी, नेगेटिव साइन का दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आपको? ओके, वेरी गुड। तो पता चल गया आपको क्या करना है, जब भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर निकालने के लिए दिया गया है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स भी निकाल सकते हैं आप, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन करते करते जाएंगे और भी बहुत सारे थर्मोडायनेमिक के रिलेशन से निकालने के लिए हम मैक्सवेल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। सो डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाने के लिए। तो इधर आपको थर्मोडायनेमिक पैरामीटर प्रेशर निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया है। तो आपको अगर मान लो आपको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के टर्म्स में अगर निकालने को देता तो आप क्या करते, तो आप कुछ एरो को इस तरफ नहीं मूवमेंट करवा के आप कुछ इस तरह का मूवमेंट करवाते। समझ आ गया? तो आपका मूवमेंट होता तो प्रेशर का वैल्यू आ जाता डीवी तो रहेगा ही, वो तो डिनोमिनेटर बेस में रहेगा, पी के सामने है, ठीक है, और न्यूमरेटर में आ जाएगा ए, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और कांस्टेंट टेम्परेचर में। दैट मीन्स ये इक्वेशन का मतलब क्या आता है, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में रट्टा मारने का चीज नहीं है, इसमें आपको बड़े बड़े डेरिवेशंस भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इधर का फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना चाहिए। मतलब क्या एक्चुअली एक इक्वेशन बता रहा क्या है, वो क्या बताना चाहता है, वो क्या समझाना चाहता है। हर एक इक्वेशन का एक पर्टिकुलर फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी अगर सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर में, कोई भी अगर सिस्टम को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप क्या करते हैं, वॉल्यूम चेंज करवाते हैं। आप क्या करवाते हैं, कोई एक सिस्टम टेम्परेचर कांस्टेंट कंडीशन पे आप उसका वॉल्यूम चेंज करवाते हैं, और उसी वॉल्यूम को चेंज कंडीशन पे आप हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी अगर कैलकुलेट करवाते हैं, तो आपका जो रेशियो आएगा दैट मीन स्लोप आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अगर स्लोप अगर कैलकुलेट करेंगे डीए वर्सेस डीवी का, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पे, तो जो भी आपका स्लोप आएगा लाइन का, कर्व का, वो आएगा डीए/डीवी, और वो उसका वैल्यू किसके साथ करेस्पॉन्ड करेगा, वो प्रेशर के साथ करेस्पॉन्ड करेगा। दैट मीन्स एटीएम के टर्म्स में आएगा आपका वैल्यू। समझ आ गया? तो इससे आप क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कैसे निकालते हैं। वैसे एंट्रोपी का भी वैसे ही निकाल सकते हैं, वॉल्यूम का भी वैसे ही निकाल सकते हैं, टेम्परेचर का भी वैसे ही निकाल सकते हैं। समझ आ गया आपको? तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, आई थिंक सो। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया क्या, बी। समझ में आया? अगर आपका हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के टर्म्स में होता तो आपका आंसर आता ये। समझ आ गया? तो क्वेश्चन 1 हमने फिनिश कर लिया है, अलोंग विथ हमने इधर समझा कि मैक्सवेल स्क्वायर कैसा हम बना पाएंगे, उसको याद कैसे कर पाएंगे। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन were mixed at 300 Kelvin. The entropy of mixing is, entropy of mixing कितना है वो पूछा गया है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो हम करते हैं क्वेश्चन को। समझ में आया कि नहीं? इधर 3 गैसेस दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, तो ओके,
सो हमें क्या दिया गया है, 3 टाइप के गैसेस दिया गया है। एक कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, ठीक है, एक नाइट्रोजन दिया गया है, एक ऑक्सीजन दिया गया है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल लिया गया है, 1 मोल लिया गया है। ओके, नाइट्रोजन का कितना मोल लिया गया है, 1 मोल लिया गया है। ओके, और सॉरी, और ऑक्सीजन का कितना मोल लिया गया है, 2 मोल लिया गया है। और तीनों को आप मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। कितना केल्विन में बच्चों, 300 केल्विन में आप मिक्स करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इधर पूछ रहा है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों कि आप तीनों गैसेस को क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट मोल्स लिया गया है, उनको क्या करते हो, एक कंटेनर में क्या करते हो, आप उधर मिक्स करवाते हो। तो मिक्स करवाने से तो मिक्स करवाने का टेम्परेचर कितना होता है सिस्टम का, 300 केल्विन। तो तब पूछते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग करते वक्त, करने के बाद एंट्रोपी चेंज कितना हुआ होगा। समझ आ रहा है कि गैसेस मिक्स करने के बाद एंट्रोपी चेंज क्या हुआ होगा। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है आपको पता ही था लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन में कि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो याद रखना बच्चों कि पर्टिकुलरली जब गैसेस को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, मिक्स करने के बाद सिस्टम ज़्यादा स्टेबल स्टेट में मूव करता है। स्टेबल स्टेट में मूव करने के वजह से हमारा जो सिस्टम का डेल्टा जी मिक्सिंग क्या हो जाता है, नेगेटिव होते हुए जाता है। डेल्टा जी क्या समझाता है, डेल्टा जी स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम समझाता है, स्पॉन्टानिटी ऑफ द सिस्टम भी समझाता है। यस और नो, दैट मीन्स प्रोसेस स्पॉन्टानियस होगा। प्रोसेस कब स्पॉन्टानियस होगा, जब जब एक सिस्टम मोर स्टेबल स्टेट में मूव करने जाएगा। यस और नो, तो मोर स्टेबल स्टेट में मूव करने जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो हाँ, तो बात रही क्या, बात रही कि एक मिक्सिंग, एक जब भी आप मिक्सचर का एंट्रोपी निकालते हैं तो एंट्रोपी क्या आता है, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि स्पॉन्टानियस प्रोसेस है। स्पॉन्टानियस प्रोसेस का डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होना चाहिए, डेल्टा एस क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा, तो एक स्पॉन्टानियस प्रोसेस का आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितना आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। समझ आ गया? तो ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तो इधर बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को तीनों गैसेस को मिक्स किया जाता है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग, अगर नहीं जानते तो आप याद कर लीजिएगा। वैसे अगर थर्मोडायनेमिक्स के क्लासेस में हम पढ़ेंगे इसको डिराइव करके। तो इसका आता है -r समेशन ऑफ Ni ln xi। फिर से लिख देता हूँ, डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू -r समेशन ऑफ, फिर से गलत हो गया, सो सॉरी थोड़ा सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। सो Ni ln xi, तो आप समझ पा रहे हैं इधर Ni क्या है, ln xi क्या है। तो ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि समेशन मतलब क्या, जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होता है उनको एडिशन किया जाता है तो उसको समेशन के टर्म्स में हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो गैसेस का मिक्सचर क्रिएट कर रहे होंगे ए और बी, समझ में आया कि नहीं, जहाँ पर ए का नंबर ऑफ मोल्स आता है Na, बी का नंबर ऑफ मोल्स आता है Nb,
समझ पा रहे हैं? तो हमारा डेल्टा एस मिक्सिंग कैसा निकाला जाएगा? डेल्टा एस मिक्सिंग निकाला जाएगा माइनस आर, समझ में आ गया, ब्रैकेट दे दीजिएगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स एन ए, ठीक है, लॉन एक्स आई मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आइथ कंपोनेंट, मतलब इधर ए लिया गया, एथ कंपोनेंट, ए का मोल फ्रैक्शन क्या, उसका नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ओके, सो और बी के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लॉन क्या आ जाएगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी आ जाएगा। समझ आ गया? तो ऐसा, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं हम इक्वेशंस को, ठीक है। तो इक्वेशन क्या था आपको याद रहना चाहिए, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कितना कितना मोल लिए थे वो भी याद है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल का नाइट्रोजन और 2 मोल का ऑक्सीजन, याद रहेगा, ठीक है। और याद ये आप रखिएगा कि आप अगर मान लीजिए 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन या फिर 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन को मिक्स करवाते हैं तो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग 0 हो जाएगा। समझ में आए कि नहीं? जो जब दो सेम टाइप के गैसेस का अगर आप मिक्सर बनाते हैं या फिर दोनों सेम टाइप ऑफ गैसेस को मिक्स करवाते हैं तो उसको बोला जाता है पैराडॉक्स। समझ में आए कि नहीं? रिवर्स पैराडॉक्स फॉलो करेगा, दैट एंट्रोपी पैराडॉक्स फॉलो करेगा, मिक्सिंग पैराडॉक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम 0 बोलेंगे, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आए कि नहीं? अच्छा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो हम कंसेप्चुअल क्लास में जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं तो क्वेश्चन में ही हम फोकस करेंगे, ओके ना। तो माइनस आर फॉर्मूला हो जाएगा क्या बच्चों, एन आई लॉन एन एक्स आई। समझ आए कि नहीं? तो माइनस आर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो जाएगा 1 इंटू लॉन 1 बाई 1+1+2, दैट मीन्स हो जाएगा 4, है कि नहीं। और +1 नाइट्रोजन के लिए लिख रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा 1+1+2 कितना 4 हो जाएगा, नहीं क्या। और हो जाएगा 2 ऑक्सीजन के लिए लिख रहा हूँ, 2+1+1+2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं क्या। ओके, सो 1 लॉन 1/4 प्लस 1 इंटू लॉन 1/4 हो जाएगा, और ये 2 लॉन 1/2 हो जाएगा, है ना। समझ आ रहा है आपको? तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आप सॉल्व करके खुद भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको हम इन्वर्स करके लिख देंगे तो कितना आएगा, -4 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये भी क्या हो जाएगा, -4 ही हो जाएगा, है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो -4 के जगह में आप कितना लिख सकते हैं, ln 2 लिख सकते हैं, 2 × 4 होता है ना, और ये 2 हो जाएगा, और ये ln 2 का 2 वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। समझ आ रहा है आपको? तो मैं अभी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए डेल्टा एस मिक्सिंग अगर आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो यह जाएगा, फर्स्ट में कितना आएगा, आर तो पहले से ही था, ये आएगा 2 ln 2 आ जाएगा, है ना। ये भी 2 ln 2 आ जाएगा, a⁴b ln a⁴b क्या आ जाता है, b ln a आ जाएगा, वही फॉर्मूला गिरा है इधर। और इधर 2 ln 2 तो पहले से ही था, तो कितना हो जाएगा बच्चों,
दो दो चार, चार पाँच छः, -6 ln 2, इधर ऑलरेडी नेगेटिव साइन मौजूद है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? दैट मीन 6r ln 2। आप देखिए ऑप्शन में है क्या वैसा कुछ? देखिए है, ए ऑप्शन बन जाएगा आपका आंसर। समझ आ गया? 6r ln 2। ओके, अगर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती तो आप सॉल्व भी कर सकते थे। ln 2 की वैल्यू क्या है बच्चों? बस, वेरी गुड। ठीक है, ln को log में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 2.303। ठीक है, फिर log 2 का वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, बस निकाल लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो अच्छा, तो देखिए आप समझ पा रहे हैं, डेल्टा इज मिक्सिंग आपका क्या आया है? कौन सा साइन है? पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है। समझ पा रहे हैं आप? पॉजिटिव साइन आ गया, समझ आए कि नहीं? तो इसके नेगेटिव साइन लेने का मतलब आपको पता चला कि आपका नेगेटिव साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि आपका मोल फ्रैक्शन हर पर क्या आएगा? <<1 आएगा। यस और नो? क्योंकि डिनोमिनेटर ऑब्वियसली बड़ा होगा न्यूमरेटर से ना, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, ln ऑफ a/b, अगर b ग्रेटर देन a होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? <<1 हो जाएगा। अगर ln ऑफ एनी वैल्यू विच इज <<1 तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हर एक टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो बट हम क्या जानते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा? पॉजिटिव। हम पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करने के आगे हमें पता चल गया था। तो इसके लिए हम इधर में नेगेटिव साइन जोड़ देते हैं ताकि हमारा टोटल वैल्यू क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आता है? पॉजिटिव आता है। समझ में आया कि नहीं? क्यों पॉजिटिव आता है? बस स्पॉन्टानियस प्रोसेस रहना चाहिए भैया, तभी जाके मिक्स होगा, नहीं तो मिक्स क्यों होगा? ओके, तो समझ में आ गया? ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3 के समय। तो क्वेश्चन 3 क्या था? अच्छा, मैं क्या करूँगा, ये ऑलरेडी वीडियो 22 मिनट का हो गया है, तो ये थर्ड क्वेश्चन करते करते आधा घंटा हो जाएगा, मतलब 30 मिनट्स हो जाएगा। तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। अब देख लीजिएगा 4 और 5 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में रहेगा शायद। देखते हैं, कोशिश करते हैं हम ये पार्ट को 8 मिनट में करने के लिए। तो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? फॉर द लिक्विड in equilibrium with vapor, equilibrium of a substance dp by dt at 1 bar and 400 Kelvin is इतना दिया गया है 8 × 10⁻³ बार पर केल्विन है। इफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर का जो मोलर वॉल्यूम है, मोलर मतलब क्या? 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, मोलर वॉल्यूम उसे कहते हैं। वेपर फॉर्म का कितना है? 200 लीटर पर मोल दिया गया है। समझ आया? 1 मोल का आपका वो सब्सटेंस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। समझ आया कि नहीं? मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो 1 मोल ऑफ लिक्विड क्या है? नेग्लिजिबल बताया गया है। नेग्लिजिबल का मतलब हम कितना पकड़ना पड़ेगा? सपोज करना पड़ेगा 0 सपोज करना पड़ेगा। तो मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन हमको निकालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? और इधर हमें दिया गया है 1 बार पर लीटर इक्वल टू 100 जूल। तो हमें यूनिट्स बहुत ध्यान से लिखना है। समझ में आया कि नहीं? यूनिट्स ही दिमाग का भाजी फ्राई कर देता है। समझ में आया नहीं? तो गेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गेट हो, नेट हो, जहाँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ आ रहा है आपको? तो ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। समझ में आया? तो इधर पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक लिक्विड और वेपर क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। समझ आ गया? लिक्विड और वेपर क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। और आपको dp/dt का वैल्यू दिया गया है। dp/dt दोनों का रेशियो, दैट मीन्स डी चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर का रेशियो का वैल्यू दिया गया है। कितना? 8 × 10⁻³ बार पर केल्विन। समझ आया कि नहीं? और कितना टेम्परेचर कंडीशन पे है? टेम्परेचर कंडीशन 400 केल्विन और प्रेशर कंडीशन कितना गया है? 1 बार। समझ में आया कि नहीं? और वेपर का मोलर वॉल्यूम दिया गया है और लिक्विड का मोलर वॉल्यूम हमें कंसीडर करने को बोला गया है नेग्लिजिबल। समझ में आया कि नहीं? तो डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन निकालना है। अच्छा, तो इधर क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 पे
आपको dp/dt दिया गया है, समझ में आया कि नहीं। आपको फर्स्ट सिस्टम को लिखते हैं, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर। इसका मतलब लिक्विड वेपर पे कन्वर्ट हो रहा है, और कन्वर्ट होते वक्त एक ऐसा समय आया होगा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया होगा। वो समय का, वो स्थिति का बात किया जा रहा है जब दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो इधर आपको वेपर का मोलर वॉल्यूम दिया गया है, मोलर वॉल्यूम और वेपर दिया गया है, ठीक है। और मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपको नेग्लिजिबल कंसिडर किया गया है, जिसका 200 लीटर पर मोल दिया गया है। समझ में आया। आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन निकालने के लिए बोला गया है, समझ में आया। दैट मीन्स और टेम्परेचर भी दिया गया है। टेम्परेचर कितना दिया गया है बच्चों? टेम्परेचर दिया गया है 400 केल्विन। टेम्परेचर दिया गया है 400 केल्विन। तो समझ पा रहे हैं। दैट मीन्स इन जो भी मैंने थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स लिखा है, ये हो गया, ये हो गया, इनको मिलाकर कुछ एक आपके मन में कुछ पिक्चर बन रहा है, कुछ क्वेश्चन आ रहा है। नहीं आ रहा तो जाके पढ़ो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ो। अगर जो भी डायरेक्ट आप क्वेश्चन करने आए हो तो जाके पहले पढ़ो थर्मोडायनामिक्स। और अगर नहीं भी पढ़े हो तो भी मैं क्वेश्चन जैसा कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन करना है, ठीक है। पर अगर आप पढ़े हो फिर इधर आए तो भी क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, क्वेश्चन ये पिक्चर नहीं बन पा रहा वो क्वेश्चन का, तो आप थोड़ा कहीं पर कमी है, लिमिटेशंस है, तो जाके आप थोड़ा देख लीजिए, समझ में आए कि नहीं, कौन सा कंसेप्ट गिरेगा। तो एक्चुअली देखिए, जब भी कोई सिस्टम में दोनों फिजिकल स्टेट में इक्विलिब्रियम बनती है, क्या होती है? इक्विलिब्रियम बनती है, तो उधर चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर अगर आपको निकालना अगर है, मतलब उधर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर कितना चेंज होगा, या फिर प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर कितना चेंज होगा, समझ में आए कि नहीं। तो उसको निकालने के लिए एक इक्वेशन दिया गया है। एक इक्वेशन, एक पर्टिकुलर इक्वेशन इज देयर विच गवर्न्स the change in temperature or change in pressure. It gives a relationship between a change in temperature and a change in pressure. Okay, so and you also know that whenever a system is in equilibrium condition, then there will be no change in Gibbs free energy. Yes or no? No change in Gibbs free energy. That means the change in Gibbs free energy of liquid and the change in Gibbs free energy of vapor, they should be equalized. Then only equilibrium state is achieved. Yes or no? At equilibrium state, delta G is equal to 0. Yes or no? That means if we are considering 1 mole of substances, then mu of liquid will be equal to mu of vapor. What is mu? Mu is the chemical potential. At equilibrium condition, chemical potential of liquid is equal to the chemical potential of vapor. Yes or no? Okay, so at this particular condition, whenever the two physical states are in equilibrium, आप फेज इक्विलिब्रियम में जाके देखिए, उधर हाइड्रोजन, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हीलियम का, उधर आपने फेज जब पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा एक इक्वेशन आप उधर स्टडी किए थे। डिफरेंट कप्स को स्टडी करने के लिए टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, प्रेशर चेंज करने से क्या होता है, पर्टिकुलर आप प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कमेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या कमेगा, समझ में है कि नहीं। तो वो स्टडी करने के लिए आप एक इक्वेशन यूज करते हैं, उसका नाम जानते हैं आप? क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या है बच्चों? क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। समझ में है कि नहीं? तो क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन govern the relationship between change in pressure and change in temperature conditions. Okay, so what is the equation? This equation is dp/dt is equal to, basically ये इधर से आता है ds
बाई डी वी। ओके, ये एक्चुअली इक्वेशन ये बताता है। मैंने कॉन्स्टेंट्स लिखा नहीं है कौन सा कंडीशन कौन सा कॉन्स्टेंट के टर्म्स में है, ठीक है। पर तो डी एस क्या होता है बच्चों, डी क्यू बाई टी, यस और नो। डी एस ऐसा देते हैं एट ए कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, प्रेशर अगर तो क्या आ जाता है, डी क्यू के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच लिख सकते हैं, यस और नो। या फिर पर्टिकुलर, हाँ, तो आप डी पी बाई डी टी, डी एस की जगह में क्या लिखेंगे, डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी। तो ये जो इक्वेशंस आया है, दिस इज वन ऑफ द डिराइव्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लॉजियस क्लॉपेरन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, क्लॉजियस क्लॉपेरन इक्वेशन, ठीक है। तो ये इस टाइम के कंडीशंस पे आप इसको आप पुट करके ये डिफरेंट वैल्यूज़ को डाल के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जगह थोड़ा मिल जाना चाहिए, है ना। ओके, सो हम निकालते हैं इक्वेशन से, हमें पता चल गया डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी। इसको बोलते हैं क्लॉजियस क्लॉपेरन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो डी पी बाई डी टी हमको कितना दिया गया बच्चों, 8 इंटू 10⁻³ बार पर केल्विन हो जाता है। डेल्टा एच हमें निकालना है, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन निकालते हैं, लिक्विड टू किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये डी पी बाई डी टी का वैल्यू है, टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर कंडीशन में 400 केल्विन में, और ये डेल्टा वी दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट वी वेपर माइनस वी लिक्विड, मोलर वॉल्यूम ऑफ, ये याद रखना मोलर वॉल्यूम है, चेंज इन मोलर वॉल्यूम है। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन 400 केल्विन आ गया, ये तो जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल लिक्विड का लेने के लिए बोला गया है। वी ऑफ वेपर दैट मीन्स मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना दिया गया है, 200 लीटर पर मोल दिया गया है ना। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या करना है, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका उधर उसका इधर, तो 8 इंटू 10⁻³ बार पर केल्विन मल्टीप्लाइड बाई 400 केल्विन मल्टीप्लाइड बाई 200 लीटर पर मोल, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, केल्विन से केल्विन काट लीजिए। देखिए आप जब भी फिजिकल्स के प्रॉब्लम करते हैं तो आप यूनिट्स को लेते जाइए, जैसे जैसे आपका कोई क्वेश्चन बढ़ता है आगे, वैसे वैसे आपका ये भी बढ़ना चाहिए, यूनिट्स भी आपके साथ बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो इधर से दो दो काट दीजिए, इधर से एक एक काट दीजिए, तो ये टोटल गया, तो हो गया कितना, 248 8248 88 64 64 शून्य 640 लीटर बार पर मोल इनवर्स। अच्छा, तो आपका क्वेश्चन में देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल, 100 जूल। तो 1 बार लीटर में कितना डालना है, 1 बार लीटर में कितना डालना है, इसका वैल्यू डाल दीजिएगा। ये आपको याद रहना चाहिए, आप हर पल देता नहीं है, आजकल देता नहीं है, ये आपको याद रहना चाहिए, समझ में आएगी नहीं। तो कितना हो जाएगा, 64000 जूल पर मोल। पर आंसर है क्या, ये दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको हमको मतलब किलो जूल के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स बाई 1000 किलो जूल पर मोल, काट दो तो कितना आएगा, 64 किलो जूल पर मोल। आंसर आया बच्चों, आया होगा ज़रूर, कैसे नहीं आएगा। डी नंबर देखिए 64 किलो जूल पर मोल, देखे कि नहीं, आंसर आया, ठीक है। तो मैं और एक वीडियो बना देता हूँ 4 और 5 के लिए, ऑलरेडी 34-35 मिनट का लगभग हो गया वीडियो।
ठीक है, ओके। तो थैंक यू, और वेट कीजिए सेकंड वीडियो आने का। आप तब तक ये वीडियो आप एंजॉय कर सकते हैं।